उसने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, सामने उसके भाई की लाश जो कि सोफे पर थी। कौतूहल एक मुश्किल तलाश दास्तान है। दिल्ली के करोल बाग की जहां दो भाई रहा करते थे, उनमें से बड़े भाई करण का दिल्ली में ही ऑटो पार्ट्स का बिजनेस था, तो वहीं छोटा भाई हिमांशु दिल्ली के कौटिल्य अकादमी में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। दोनों भाई बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ करोल बाग में खुद के बंगले पर रहते थे। करण का बिजनेस अच्छा चल रहा था और वो एक नेक इंसान भी था। शायद इसीलिए मात्र 30 साल की उम्र में वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। करण परिवार से भी समृद्ध था। करण का पूरा परिवार फिरोजाबाद में रहता था, जिसमें उसके माँ बाप और दादाजी थे। करण के पिता फिरोजाबाद के रिटायर्ड एसपी थे और अपनी ईमानदारी के कारण प्रसिद्ध थे। इनके कार्यकाल में फिरोजाबाद में हर जगह शांति थी। गुंडागर्दी और चोरी डकैती सब खत्म हो चुकी थी। करण ने अपने एमबीए की पढ़ाई के बाद से ही दिल्ली में ऑटो पार्ट्स का एक छोटा सा स्टार्टअप किया, जो देखते ही देखते भारत के 12 राज्यों में ऑटो पार्ट्स सप्लायर के रूप में उभरा। और फिर अपने सभी मजदूरों से उसका बर्ताव भी अच्छा था। वो उनकी हर छोटी मोटी तकलीफ में उनका साथ दिया करता था, इसलिए मजबूरी भी उसे अपना भगवान मानते थे। तो वहीं दूसरा भगवान और हिमांशु थोड़ा लापरवाह और आलसी किस्म का व्यक्ति था, पर अपने भाई को पिता के समान इज्जत देता था और करण भी उस पर अपनी जान छिड़कता था और इसलिए उसे भी अपने साथ दिल्ली ले जाकर यूपीएससी की तैयारी करवा रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर दिल्ली में अपने घर से दूर रहकर हिमांशु बुरी संगत में आ गया और दारू, सिगरेट और गांजे का नशा करने लगा, जिसकी करण को भनक तक ना लगी, क्योंकि वो ज्यादातर बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली के 12 ही रहा करता था और इसी बात का फायदा हिमांशु उठाता था और अपने अय्याश दोस्तों को बंगले पर बुलाकर नशे किया करता था। ये सब बातें बंगले के नौकर बबन काका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर हिमांशु ने उनको धमका रखा कि यदि भैया को कुछ भी बताया तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। इसलिए बबन भी इस बातों को करण से छुपा कर रखता था। एक दिन करण ने दिल में अचानक ही बात आई कि हिमांशु हर दूसरे तीसरे दिन नए नए बहाने से हजारों रुपए मांगा करता है, तो वो इतने पैसों का करता क्या है। फिर दूसरे ही पल करण को लगा कि शायद मैं हिमांशु को गलत समझ रहा हूँ। हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ पार्टी और मूवी वगैरह में पैसे खर्च हो जाते होंगे, इसलिए शायद हिमांशु पैसे मांगा करता है और फिर वो सो जाता है। फिर एक दिन करण हिमांशु को बुलाकर उसे बताता है कि मैं बिजनेस के सिलसिले में उत्तराखंड जा रहा हूँ, तो तुम अपना ध्यान रखना, और उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि और ज़रूरत हो तो मांग लेना, और इतना कहकर करण निकल जाता है। तो इधर हिमांशु रात को अपने अय्याश दोस्तों को बंगले पर बुला लेता है, पर किसी वजह से करण का उत्तराखंड जाना कैंसिल हो जाता है और वो अपने बंगले पर वापस आ जाता है, जहाँ का नज़ारा देखकर तो उसके होश भी उड़ जाते हैं। वो हिमांशु के सभी अय्याश दोस्तों को बंगले से बाहर निकाल देता है और हिमांशु से बात करता है, किंतु हिमांशु नशे की हालत में होने से सही तरीके से बात तक नहीं कर पा रहा था, जिस पर करण ने उसे सोने के लिए अकेला छोड़ दिया और खुद भी अपने कमरे में आकर चिंतित अवस्था में बैठ गया। और फिर बबन काका खाने की थाली लेकर करण के कमरे में आ गए। उन्हें देखकर करण ने उनसे पूछा कि काका, मेरे जाने के बाद ये सब क्या और कब से चल रहा है, जिस पर बबन ने उसे सारी कहानी सुना दी और ये सब छुपाए रखने के लिए माफ़ी मांगने लगे। पर करण ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहो, आपको कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। अगले दिन जिसका करण बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसने अपने भाई हिमांशु का नशा उतरने के बाद उससे बात की और उसे उसकी इस हरकत पर डांटने लगा,
जिस पर हिमांशु भी माफी मांगने लगा, पर करण ने उसे कुछ दिनों के लिए वापस फिरोजाबाद जाने को कहा ताकि वहां रहकर शायद घर वालों की नजरों के सामने रहने से उसकी नशे की लत छूट जाए, और घर पर बात कर हिमांशु के आने की सूचना भी दे दी, किंतु कुछ बताया नहीं। हिमांशु भी भैया की डांट से बहुत अधिक परेशान हो गया, क्योंकि जीवन में पहली बार भैया ने उसे डांटा था, और फिर अपने भाई की बात मानकर वो घर जाने को राजी हो गया, और करण अपने बिजनेस के काम से एक हफ्ते के लिए बेंगलुरु चला गया। कौतूहल करण बेंगलुरु से लौटा तो उसने देखा कि उसके भाई की लाश सोफे पर पड़ी हुई थी। ये देखकर वो घबरा गया और बबन काका को आवाज दी तो पता लगा कि वो तो खुद ही लापता है। ये सब देखकर करण हिमांशु की लाश से लिपटकर रोने लगता है और फिर पुलिस को सूचना देकर अपने घर पर बात करता है, जिस पर उसके पिता उसे बताते हैं कि उसके द्वारा हिमांशु के आने की सूचना मिलने की कुछ देर बाद ही हिमांशु का कॉल आया था, और उसने बताया कि भैया ने मुझे अभी फिरोजाबाद आने को मना कर दिया है, मैं अगले हफ्ते आऊंगा, और इतना कहकर फोन काट दिया। फिर करण अपने पिता को हिमांशु के मौत की सूचना देता है, जिससे उसके पिता बदहवास होकर तत्काल दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। इतने में पुलिस भी आ जाती है और लाश का मुआयना कर करण ने पूछताछ करती है, जिस पर करण भी पुलिस को सारी बातों से रूबरू करवाता है। इधर काफी पड़ताल करने के बाद पुलिस को ये आत्महत्या प्रतीत होती है, पर करण इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर देता है और पुलिस को बताता है कि हिमांशु ऐसा नहीं कर सकता, उसे जरूर किसी ने मारा है, और फिर अपने नौकर बबन के लापता होने के बारे में भी पुलिस को बताता है। करण की बात सुनकर पुलिस उसके नौकर के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर करण उन्हें बताता है कि पिछले 3 साल से बबन उनके साथ ही उनके बंगले में नौकरी करता था, और हिमांशु ने कई बार उसे अपनी नशे की लत के बारे में मुझे बताने पर उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी थी। इन सब बातों को सुनकर साथ ही बबन के लापता होने से पुलिस का शक बबन पर जाता है, और पुलिस बबन की लाश में लग जाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर करण के पिता भी दिल्ली पहुंचकर करण से मिलते हैं, तो करण भी विस्तार से सारी बातें पिता को बता देता है, जिस पर करण के पिता करण को उसकी मां को कुछ भी ना बताने की राय देते हैं, क्योंकि वो दिल की मरीज हैं और ये सदमा बर्दाश्त न कर पाएगी, जिस पर करण अपने पिता से लिपटकर रोने लगता है। अगले दिन करण और उसके पिता को थाने पर बुलाकर इंस्पेक्टर द्वारा उनके बताया जाता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार हिमांशु की मौत तकरीबन 5-6 दिन पहले जहर खाने की वजह से हुई है, जिससे करण का शक भी बबन की ओर ही जाता है कि शायद बबन ने ही हिमांशु को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया होगा, और वो अपने पिताजी को भी इस बारे में बताता है कि शायद नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी से बबन ने ही हिमांशु को जहर दे दिया हो। पर करण के पिता ने इस बात पर असहमति व्यक्त करते हुए करण से कहा कि इतनी छोटी सी वजह से बबन हिमांशु को नहीं मार सकता, इसके पीछे कोई और ही है जिसके लिए बबन का मिलना बहुत जरूरी है। और फिर करण अपने पिता को लेकर बबन के घर जाता है, जहां पहुंचकर उसे पता लगता है कि कुछ दिन पहले बबन आया जरूर था, पर कुछ देर रुककर वो निकल गया था, जिसके बाद वो अभी तक घर नहीं आया। और इतना कहकर बबन की पत्नी रोने लगती है। फिर करण उन्हें सांत्वना देते हुए बबन को जल्दी ही ढूंढ निकालने की हिम्मत देता है। का दोबारा से भी निरीक्षण किया, पर कोई भी सबूत नहीं मिला। इधर दूसरी ओर हिमांशु के पिता को जब सूचना मिलती है कि बबन की लाश बरामद हुई है, तो वो भी कुछ दिनों के लिए वापस दिल्ली आ जाते हैं और पुलिस थाने में जाकर केस के बारे पूछताछ करते हैं, पर पुलिस के पास अभी तक उन्हें बताने जैसा कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वो जल्द ही कुछ करने की दिलासा देकर उन्हें लौटा देती हैं।
फिर पुलिस हिमांशु और बबन को दिए गए जहर के बारे में रिसर्च करवाती है तो पता चलता है कि दोनों जहर एक ही फॉर्मूला के थे जो कीटनाशक दवा के रूप में शहर में बिकता है। उसके बाद पुलिस शहर में इस फॉर्मूला से तैयार किए गए जहर के सभी डीलर से पूछताछ करती है और हिमांशु की मौत के एक दिन पहले और उसी दिन इसे खरीदने वाले लोगों की जानकारियां निकालने में जुट जाती है। यूं ही नहीं हुआ ये सब, जरूर कोई बात थी, शायद ये था या बस एक शुरुआत थी। पुलिस ने जब उस लोकल डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो बबन उस कीटनाशक जहर को खरीदते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा था, जिस पर पुलिस ने दुकानदार से पूछताछ करी पर दुकानदार ने बताया कि बबन इस दवा का नाम एक कागज पर लिख कर लाया था, जिसे पढ़कर मैंने दवा दी और वो पैसे देकर चुपचाप ही चला गया और कुछ भी नहीं बोला, शायद थोड़ा जल्दबाजी में था। फिर पुलिस भी इन सभी बातों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हुए कोई सुराग या हल निकालने का भरसक प्रयास करती रही और इस बात की सूचना करण को भी देती थी, जिससे करण भी बबन के द्वारा जहर खरीदने जाने की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है और अपने पिता को भी ये बात बताता है। इधर करण के पिता, जो खुद भी फिरोजाबाद के रिटायर्ड एसीपी थे और अपनी सूझबूझ से उन्हें कई मर्डर केस सॉल्व करने का अनुभव था, पर इस गुत्थी को तो वो खुद भी समझ पाने में असमर्थ थे। अगले दिन सुबह जब करण के पिता अपने बंगले के बाहर गार्डन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, तभी अचानक उन्हें करण की आवाज सुनाई देती है, पिताजी अंदर आइए। इस पर करण के पिता जब अंदर जाते हैं तो करण उन्हें वो पर्ची दिखाता है जिस पर उस कीटनाशक दवा का नाम लिखा हुआ था और पर्ची पर लिखावट हिमांशु की थी, मतलब ये दवा हिमांशु ने ही मंगवाई थी। तो क्या हिमांशु ने आत्महत्या की? और यदि हिमांशु ने आत्महत्या की भी तो बबन को किसने मारा? क्या बबन ने भी आत्महत्या की? यदि करी भी तो उसका चेहरा किसने जलाया, उसे पीटा किसने? आखिर में जब इस केस में कोई भी कामयाबी हाथ आती नजर न आई तो करण के पिता ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और अपने पुराने मित्र दिग्विजय मिश्रा से इस मामले पर व्यक्तिगत चर्चा की और फिर इस केस की तहकीकात के लिए एक सीनियर ऑफिसर विनय बंत्रा को बुलवाया, जो अपने काम को लेकर पूरी दिल्ली में मशहूर था। और फिर विनय इस केस की तहकीकात के लिए आ जाता है और इंस्पेक्टर से मिलकर केस की तमाम जानकारी हासिल करता है और फिर इन्हीं जानकारियों को तोड़ मरोड़ कर कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करता है। तो वहीं दूसरी ओर करण के पिता में भी इस केस को लेकर एक नई उम्मीद कायम हो जाती है। बुझते ही लौ फिर से जल उठी रोशनी के नए अरमान जाग गए। मशाल खुद चलकर क्या आई, तमस बचा, अपनी जान भाग गए। इधर इस पूरे केस को विस्तार पूर्वक समझने के बाद विनय ने बिना एक पल भी देर किए सबसे पहले करण के बंगले का और फिर रेलवे ट्रैक का मुआयना किया और बड़ी ही बारीकी से मौकाए वारदात के हर एक दृश्य पर गौर किया। फिर विनय ने उन सभी रास्तों की जानकारी एकत्रित की जिनसे उस रेलवे ट्रैक पर पहुंचा जा सकता था जहां बबन की लाश मिली थी, क्योंकि लाश को किसी न किसी गाड़ी से जरिए वहां ले जाया गया होगा और उसे पता लगा कि केवल एक ही सड़क मार्ग है जो उस जगह तक पहुंचने के लगभग 50 मीटर पहले ही समाप्त होता है और उसके बाद सड़क के अंत से रेलवे ट्रैक तक सुनसान इलाका होने से वो लोग पैदल ही लाश को ले गए होंगे। जिसके बाद पहले तो विनय 50 मीटर के दायरे वाले उस सुनसान इलाके का बड़ी ही बारीकी के साथ मुआयना करता है
और उसके बाद अपने एक ऑफिसर को भेजकर उससे चौराहे पर लगे सीसीटीवी पर बबन की लाश मिलने के एक रात पहले की फुटेज चेक करने के लिए भेजता है, जिससे ये अंतिम सड़क जुड़ी थी। तभी विनय को वहां पर कुछ ऐसा निशाना नजर आया। विनय ने देखा कि उस सुनसान इलाके में किसी इंसान को घसीट के ले जाने के निशान थे, जो कि ट्रैक के आसपास भी मिट्टी के दरदरी और बालू समान होने के कारण दिखाई दे रहे थे, पर कुछ दिन पुराने हो जाने से स्पष्ट नहीं दिख रहे थे। विनय ने जब इस बात पर गौर किया तो उसने ये भी देखा कि वहां पर केवल एक ही व्यक्ति के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो घसीटने के निशान के साथ साथ ही दिख रहे थे। कुछ दूर तक तो निशाना दिखे, पर फिर आगे घास होने के कारण कोई निशाना नहीं दिख रहा था। फिर आसपास कुछ देर तक तलाश करने पर कुछ पतले से टायर के जैसे निशान दिखे, जैसे कि ये किसी साइकिल के टायर हो। पर विनय ने सोचा कि हो सकता है शायद कोई साइकिल वाला यहाँ से गुजरा होगा और इस बात को नजरअंदाज कर देता है। और फिर विनय सिपाहियों के साथ लौट जाता है और सीधे करण के बंगले पर जाता है, जहाँ करण के पिता, जिसे विनय अपना गुरु मानता है, कुछ देर तक बैठकर विनय से बातें करते हैं। फिर दोनों लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और विनय वहां से निकल जाता है। तभी अचानक रात को इंस्पेक्टर का फोन आता है कि चौराहे पर लगे सीसीटीवी की शाम 5 बजे से अगले दिन लाश के बारे में सूचना मिलने तक के समय की फुटेज चेक करने पर उस रास्ते पर केवल 4 फोर व्हीलर गई है, जो कि उसी सड़क के किनारे बने हुए घेरों के निवासियों की थी, और इसके अलावा कोई भी संदिग्ध या वाहन नहीं दिखाई दिया। जिस पर कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद विनय को अचानक से साइकिल के टायर के निशान याद आए और फिर वो पूरा माजरा समझ गया। कातिल जो भी है वो इतना शातिर है कि उसने सड़क के बजाय साइकिल पर बांधकर लाश को ट्रैक पर पहुंचाया था। फिर अगले ही दिन वो सुबह साइकिल से वहां पर जाता है और ऐसे रास्ते की तलाश करता है जिससे साइकिल आसानी से निकल सके, और उसे पगडंडी के जैसा एक रास्ता दिखाई देता है जो उस चौराहे के थोड़ा पहले ही सड़क पर मिल जाता है। विनय को भी ये समझने में देर न लगी कि ये तो व्यक्तियों का काम है, जिसने से एक ने लाश को बांधकर गाड़ी से पगडंडी तक पहुंचाया और दूसरे ने लाश को ट्रैक पर पहुंचाकर उसे खोल दिया। फिर विनय ने इंस्पेक्टर को उस सभी गाड़ियों की डिटेल्स निकलवाने के निर्देश दिए जो इस चौराहे से तो निकली पर उस चौराहे तक नहीं पहुंची जिसकी फुटेज पहले चेक की थी, क्योंकि पगडंडी वाला रास्ता इन्हीं 2 चौराहे के बीच में था और यहाँ से विनय को बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। फुटेज से उसे पता चल जाता है कि रेड कलर की एक वैन जो एक चौराहे से निकलकर दूसरे तक नहीं पहुंची, जबकि इन दोनों चौराहे के बीच में 4 व्हीलर ने जाने लायक ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जहां से ये निकल सके और ना ही कोई पार्किंग। फिर कुछ देर के बाद यही वैन वापस जाते हुए भी दिखी और उसके कुछ ही देर बाद फुटेज में एक व्यक्ति साइकिल से जाता हुआ भी दिखाई दिया, पर चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। पर वैन के नंबर से विनय ने जब वैन के मालिक के बारे में जानकारी निकाली तो पता लगा कि ये तो वही वैन है जिसकी चोरी की रिपोर्ट बबन के लाश की सूचना मिलने के एक दिन पहले ही थाने में दर्ज की गई थी। न जाने कौन है वो शख्स जो अब तक गुमनाम है। क्या विनय की जीत हुई या उसके भ्रम का कोई मुकाम है? क्या वाकई में विनय कातिल के करीब है या नहीं? वैन के मालिक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो ड्राइवर के और वैन से बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने का काम करता था, और उस दिन भी उसने शाम को बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने के बाद वैन को घर के सामने पार्क कर दिया।
जब सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए निकला तो वैन चोरी हो चुकी थी और उसने इसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज की थी। इधर विनय उस वैन की तलाश में लग जाता है और शहर के हर एक चौराहे की उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिससे विनय को कुछ भी पता नहीं लग पाता और विनय भी समझ जाता है कि वैन को चोरी करने के बाद लाश को उठाने के लिए वैन को किसी ऐसे रास्ते से ले जाया गया ताकि किसी भी चौराहे से न गुजरना पड़े। वो तो मजबूरन कातिल द्वारा लाश को रेलवे ट्रैक पर ले जाने के लिए वैन को पगडंडी वाले रास्ते तक पहुंचाने के लिए चौराहे से ले जाना पड़ा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था जिससे वैन जा सकती थी, अन्यथा वो तो चौराहे से वैन। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं।